हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर प्रणाली मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस सेशन में वी हैव विद अस सूर्यकांत साहू, जो कि मेरा स्टूडेंट है। एंड सूर्यकांत ने नीट 2021 में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। सूर्यकांत का जो नीट 2021 का स्कोर है दैट इज़ 656 आउट ऑफ 720। एंड ये ड्रॉपर होने के बावजूद एक साल का ड्रॉप के बाद सेकेंड ड्रॉप जो था, मतलब ये सेकेंड अटेम्प्ट था सूर्यकांत का, और उसने सूर्यकांत ने अपना बेस्ट दिया है। तो आई वांट कि ड्रॉपर स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर एक इंस्पिरेशन लें कि आप ड्रॉप लेने के बाद भी अपना स्कोर कितना ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज, सूर्यकांत की केमिस्ट्री में 170 मार्क्स थे आउट ऑफ 180, जो कि बहुत बहुत अच्छा स्कोर है केमिस्ट्री के लिए। सूर्यकांत बताता है कि सूर्यकांत का जो बायोलॉजी पोर्शन था, बायोलॉजी सब्जेक्ट था, वो वीक था। उसके बाद भी सूर्यकांत के जो मार्क्स हैं इट इज़ 345 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी। और अगर दूसरे अचीवमेंट्स की बात की जाए तो सूर्यकांत का ICAR एग्जामिनेशन जो होता है उसमें ऑल इंडिया रैंक जो है 65 है। एंड उड़ीसा की एक एग्जामिनेशन होती है एग्रीकल्चर एंड वेटनरी की, दैट इज OUAT, उसमें सूर्यकांत का 100% है। सो इतने सारे अचीवमेंट्स है सूर्यकांत, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू द सेशन। हेलो मैम। हेलो सूर्यकांत, अब आप मुझे एक एक करके जो भी बच्चों के डाउट्स हैं या कोई भी प्रिपरेशन जब स्टूडेंट करता है तो उसके दिमाग में क्या क्वेश्चंस आते हैं जो अपने एक किसी ऐसे बड़े भाई या स्टूडेंट से पूछना चाहते हैं जिसने थ्रू आउट द ईयर ये सभी चीज़ें फेस करी है। तो मैं वही सभी क्वेश्चंस जो एक स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं, है ना, और जो हमेशा एक बच्चा क्वेश्चंस ढूंढता रहता है, पहले मैं तुमसे वो क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ ना। तो सबसे पहले तुमने डिसाइड कब किया कि नीट अब देना है और क्लियर ही करना है? मैंने 12th के बाद ही डिसाइड किया कि मुझे नीट देना है। 12th के बाद हमारा जो गैप मिलता है, फर्स्ट मेरा अटेम्प्ट जो था 12th के बाद, हमारा बोर्ड का एग्जाम के बाद 2 महीना मिलता है हमें नीट के लिए। तो मैंने पहले उस टाइम का प्रिपरेशन की थी देने के लिए, लेकिन वो बार मैंने नहीं दे पाया था हमारे यहाँ साइक्लोन की वजह से। इसके बाद मैंने एक ईयर ड्रॉप लिया और फिर डिसाइड किया नीट देना है। एंड मेरा फर्स्ट ईयर का जो स्कोर था फर्स्ट ड्रॉप में 585 था, लेकिन मेरा सिलेक्शन मेरा स्टेट में नहीं हुआ था MBBS के लिए। हम्म। एंड देन मैंने सेकेंड ड्रॉप लिया, और सेकेंड ड्रॉप का पढ़ाई मैंने दिसंबर 2020 में किया, शुरू किया। जिसके बाद नेट सितंबर में हुआ, तो मेरा सेकेंड ड्रॉप का पढ़ाई दिसंबर से शुरू हुआ था। अच्छा, और जैसे केमिस्ट्री में जो तुम्हारा स्कोर है दैट इज 170, जो कि काफी प्यारा स्कोर है, तो क्या तुम बता सकते हो कि केमिस्ट्री के लिए सभी बताना जो जो बुक्स रेफर की थी? केमिस्ट्री के लिए जो मेरा बुक रेफर था, मैंने 12th की में ही बुक पढ़ा था, जो कि OP टंडन जी का था बुक। वो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल का पढ़ा था। इसके बाद मैंने इनऑर्गेनिक के लिए सिर्फ और सिर्फ NCERT ही रेफर करूंगा, क्योंकि सारे चीज जो भी नीट में सवाल पूछे जाने वाले हैं वो डायरेक्टली NCERT का लाएंगे, इनऑर्गेनिक का। तो इसके बाद जो ऑर्गेनिक का थोड़ा कुछ चैप्टर है, जैसे कि पॉलीमर्स है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, जो चैप्टर में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, उसके लिए NCERT ही बेस्ट है। एंड उसके बाद जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में जो बहुत दिक्कत वाली चीज है वो है रिएक्शन को याद रखना। इतने सारे रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म। तो मुझे लगता है कि रिएक्शन का मैकेनिज्म के थ्रू इतने ज्यादा पढ़ने की वजह हम रिएक्शन के जगह डिस्प्लेस करने के मेथड से पढ़ेंगे तो अच्छा। जैसे कि हम किसका बॉन्ड ब्रेक होना जानने के लिए हम हाइड्रोजन के लिए ड्यूटेरियम ले सकते हैं। इसके जगह हमें पता चल जाएगा कि कैसे किसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और क्या कंपाउंड बनेगा। इसके थ्रू हम पढ़ सकते हैं बिना मैकेनिज्म जाने, इसलिए वो ज्यादा बेहतरीन होगा। एंड इसके बाद जो नेम रिएक्शन है, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, उसे एक कॉपी में लिख लेना चाहिए, सारे के सारे एक नोट की फॉर्मेट में बना लेना चाहिए। जब भी आपका रिवीजन का टाइम आए तो उससे सिर्फ देखना चाहिए, और ज्यादा बुक नहीं पढ़ना चाहिए रिवीजन के टाइम, क्योंकि बुक में इतना सारा दिखेगा तो दिमाग में कुछ नहीं याद रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किसी स्पेसिफिक किताब से करते थे कि जहाँ जो क्वेश्चंस मिल जाते थे बस वो प्रैक्टिस कर लेते थे केमिस्ट्री के लिए?
ऐसे कोई पर्टिकुलर बुक नहीं था, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो जरूर था। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल का, एंड जो क्वेश्चन नीट में आने वाले हैं, जैसे कि सिलेक्टिव क्वेश्चन होता है, जहां से भी मिलता था सिलेक्टिव क्वेश्चन, वैसे प्रैक्टिस करता था। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। नीट के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना नहीं चाहिए। जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करे उसे बार बार करना चाहिए, और कैसे वो तुरंत सॉल्व होगा उसका ट्रिक पता करना चाहिए। अच्छा, और जैसे कभी फिजिकल केमिस्ट्री है तो उसके लिए कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व किए थे? फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो मैंने किया था कि सारे जो फॉर्मूला होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का मेन होता है जो न्यूमेरिकल आता है, और न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होता है ज्यादातर। हुँ। कभी कभी बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम आता है, लेकिन सारे जो नीट का पैटर्न है वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो इसके लिए मैंने सारे फॉर्मूले एक जगह कॉपी में बना दिया था, लिख कर दिया था। और जब मैंने रिवीजन करना शुरू किया था और क्वेश्चन करना, तो मेरा जो भी गलत हुआ था तो मैं उस फॉर्मूला को देखता है, उन फॉर्मूला से रिलेटेड करके कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम, जैसे कि एक गलत हुआ तो उस रिलेटेड 4-5 प्रॉब्लम कर लेना चाहिए, क्योंकि गलती दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। और कैसे रिवीजन कैसे करते थे? जैसे एक बार तुमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़ ली, है ना? जैसे तुमने दिसंबर में इनऑर्गेनिक तुम्हारी कंप्लीट हो गई। अब उसका नेक्स्ट रिवीजन कब करते थे और कितनी बार करते थे? ऑर्गेनिक एक बार मतलब मेरा एनसीईआरटी से खत्म हो गई हुँ। पढ़ना, तो इसके बाद मैंने कुछ डिफरेंट क्वेश्चन ले लिया था, जैसे कि जहां से भी मुझे मिला कलेक्ट करके एक टॉपिक का। तो मैं ट्राई करता था एक दिन में पूरे एक टॉपिक के मेरे पास जितने सवाल है मैं सॉल्व करूंगा, और एक टारगेट लेता था। कभी कंप्लीट होता था कभी नहीं, लेकिन मेरा ट्राई हमेशा रहता था कि मेरा टारगेट को मैं फुलफिल करूंगा। अच्छा, और सूर्यकांत एक क्वेश्चन है, तुम टाइम टेबल बना के पढ़ते थे कि एक दिन पहले ही डिसाइड करते थे कि अगले दिन क्या पढ़ना है? मैम टाइम टेबल तो बना नहीं पाता था, क्योंकि बहुत मुश्किल होता था टाइम टेबल को बनाने के लिए। इसके लिए मैं एक दिन सुबह उठकर ही डिसाइड करता था आज क्या करना है। इसके लिए ऐसे नहीं कि स्पेसिफिक आवर में फिक्स करता था, मुझे सिर्फ ये चैप्टर को और ये सिलेबस को खत्म करना है। इसके हुँ, लिए जितना भी टाइम लगेगा मुझे, और कभी हुँ। कभी तो टाइम टेबल बिल्कुल भी फॉलो नहीं होता था। लेकिन टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है, 1 घंटा लेट है 2 घंटा लेट है तो भी चलता है, क्योंकि उसे मैनेज करना है, ज्यादा दिक्कत नहीं होता था मैनेज करने के लिए। अच्छा, और तुम सुबह जल्दी उठ के पढ़ते थे कि लेट रात तक पढ़ाई करते थे? हम सुबह जल्दी भी नहीं उठते, और रात को भी लेट नहीं। रात को 11:30 से 12 तक हम सो जाते हैं, और सुबह 6 से 6:30 के बीच उठ जाते थे। और फिर दिन को सोते थे या नहीं सोते थे बिल्कुल? तो डेली बेसिस पे तो नहीं, कभी कभी ऐसा नींद है, लेकिन जब से हमें पता लगा कि 2 से 5 बजे तक एग्जाम है, तो हमें हुँ। सोना ही छोड़ दिया लगभग 3 महीने से पहले। क्योंकि हमें लगता है कि हमारा जो आदत है डेली, वो एग्जाम के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है उसका, इसलिए मैंने सुनना हुँ। छोड़ दिया दिन में। और फिज़िक्स के लिए भी फ़ॉर्मूला बुक बनाया था क्या? हाँ मैम, फिजिक्स के लिए मैंने भी फॉर्मूला बुक में बताया। जैसे कि जो बायोलॉजी के कुछ चैप्टर जैसे जेनेटिक्स है, इकोलॉजी है, जो में थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल आता है, फॉर्मूला हुँ, जो है उसका भी मैंने बनाया था। हुँ। और जैसे कि बायोलॉजी सारे के लिए फॉर्मूला कैसे पढ़ाई मुझे जो करते थे? रिवीजन, बायोलॉजी के लिए मेरा ये था कि मैंने मेरा फर्स्ट ड्रॉप में कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा। इसके लिए हुँ, मेरा बायो में बहुत सारा 300 के आसपास ही मार्क आए थे। हुँ, इसके तो मेरा मेरा यही टारगेट था कि जब सेकेंड ड्राफ्ट शुरू होगा तो पहले एनसीईआरटी का ही पढ़ूंगा। तो इसके लिए हुँ, मेरा पूरा टाइम मैंने बायो के लिए दिया। हुँ, तो एनसीईआरटी मैंने पढ़ना शुरू किया, एंड इसके बाद मैंने एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट बनाया अपने तरफ से। और हुँ, एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट बनाने के बाद मैं हर रोज एक एनसीईआरटी का टॉपिक पढ़ता था, उसका शॉर्ट नोट बनाता था। एंड इसके हुँ, बाद मैंने ये जो खत्म हुआ 38 डेज में, इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू किया। हुँ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करते थे और कैसे करते थे? क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कोई बुक रेफर नहीं की, आपके मॉक से जितना भी मुझे क्वेश्चन मिलता था, जैसे कि हर टॉपिक वाइज, एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज, और जो हुँ, मिलता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वही सिर्फ काफी था मेरे लिए। मैं प्रैक्टिस किया करता था, और जो मेरा गलत हुआ था
तो मैं नोट के साइड में जो शॉर्ट नोट बनाया था हर टॉपिक का गलत उसके साइड में लिख लेता था, जो भी मेरा मुझसे गलती हुआ था। और दोबारा मैं जब रिवीजन करता था वो रिपीट नहीं होगा, इसके लिए बहुत ध्यान रखता था। इसके वजह से दोबारा रिवीजन करते टाइम वो सारे गलत चीज एक्यूरेट हो जाता था। मतलब देखो बेटा, अगर आप ये देख रहे हो कि सूर्यकांत ने बायोलॉजी के लिए क्या करा था और किसी भी एक नीट एस्पिरेंट को बायोलॉजी के लिए क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी की थ्योरी लाइन टू लाइन, पेज टू पेज, फिगर टू फिगर पढ़नी चाहिए, है ना? बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए और जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़नी चाहिए, है ना? उसके बाद आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए। इस यूट्यूब चैनल पे भी मैंने यूनिट वाइज क्वेश्चंस करवाए। हमने जैसे बच्चों को प्लांट फिजियोलॉजी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो प्लांट फिजियोलॉजी के टॉप 250 क्वेश्चंस करवाए। नीट के आसपास हमने इस यूट्यूब सेशंस ऐसे लेना स्टार्ट किए, उन्हीं को सूर्यकांत ने भी किया और उसमें जो उसका रॉन्ग होता था या मिस्टेक आती थी उसका वो डाउट क्लियर करता था और उसे टाइम टू टाइम लर्न करना था। देखो, एक्चुअल में नीट एस्पिरेंट के सामने अभी सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि एक नीट एस्पिरेंट है ना, बहुत सारी किताबें पढ़ना चाहता है, 10 किताबें पढ़ना चाहता है, पर जो नीट क्लियर करता है ना बेटा, वो एक किताब को 10 बार पढ़ना चाहता है। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग सो मैनी नोट्स, सो मैनी थ्योरीज, एक ही को बहुत अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करो, पर थ्योरी के लिए हमेशा अपना सोर्स एक ही रखना है। सूर्यकांत, तुम भी ऐसा करते थे क्या कि टेलीग्राम से बहुत सारे थ्योरी के नोट्स डाउनलोड कर लेते थे, फिर सारे पढ़ते रहते थे? ऐसा करते थे कि एक ही जगह से थ्योरी पढ़ते थे? तो मेरा जो सेकंड ड्रॉप ईयर था मैंने थ्योरी ऊपर के बेस, मेरा जो भी बहुत सारा टाइम था मैंने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिया, क्योंकि मुझे यही लगता था कि जो मैंने फर्स्ट ड्रॉप ईयर में जो थ्योरी पढ़ा तो ठीक ठाक है मेरे लिए। इसके बाद तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की और जो भी गलत हुआ और जो नए सीखने मिला तो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही सीखा और प्रैक्टिस किया। अच्छा, जैसे तुम्हारी एक चैप्टर को सॉल्व करने की क्या अप्रोच रहती थी? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैग्नेटिज्म नाम का एक फिजिक्स का चैप्टर है, तुम्हें इसको तैयार करना है, तो तुम कैसे तैयार करोगे इसको? मैग्नेटिज्म को प्रिपेयर करने के लिए मेरे पास जो मेरा 12th के पढ़ाया हुआ शॉर्ट नोट था, टीचर का नोट था, रनिंग नोट, ने उसके थ्रू पहले एक बार देख लेना चाहिए था। उसके बाद जो मैंने फॉर्मूला बुक बनाया था, सारे फॉर्मूले एक जगह में मैं लिख रहा था, वो सारे फॉर्मूला को देखना। इसके बाद छोटे छोटे प्रॉब्लम से शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम पहले से आएगा तो सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए डिमोटिवेट होना पड़ेगा। इसलिए पहले छोटे छोटे प्रॉब्लम से जो कि फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर्मूला रिलेटेड है उसके साथ सॉल्व करना चाहिए और धीरे धीरे प्रॉब्लम का जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप उसको सॉल्व करना चाहिए। और कभी जैसे नीट की जर्नी है, काफ़ी बड़ी जर्नी है ना, साल भर लोग प्रिपेयर करते हैं, कोई 8 महीने प्रिपेयर करता है। इसके बीच में कभी कभी डीमोटिवेटेड फील होता है ना, ऐसा लगता है कि कभी मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे हैं या किसी और के ज़्यादा आ जा रहे हैं, या कभी ऐसा लगता है कि कभी नहीं सिलेक्शन हुआ तो क्या होगा? तो ऐसा तुम्हें कभी दिमाग में आया क्या? मैम, मेरा जो सेकेंड ड्रॉप ईयर था तो मेरा किसी के दो वो भी दोस्त के साथ कांटेक्ट में नहीं था मैं सेकेंड ड्रॉप में, तो इसके वजह से किसका कितना मार्क आया उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और जो मेरे बात आए तो मेरा ऐसा होता था कि कभी 585 560 मार्क आ जाता और कभी 4 और 300 की मार्क भी आ रहा था मॉक में। तो इसके लिए मुझे पहले से डिमोटिवेट लग रहा था, लेकिन उसके बाद मेरा दिमाग में सेट कर लिया कि ठीक है, जो भी गलत होता है उससे सीख लो, मार्क जो भी है कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम्म। तो और फिर मॉक की फिर गलतियों को लर्न कर लेते थे एक मॉक करने के बाद ना? और टाइम कैसे मैनेज करते थे? एक दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? कितने घंटे कितने कौन से सब्जेक्ट को देते थे? वैसे पर्टिकुलर तो नहीं, लेकिन मैं सुबह से जो भी सिलेबस सेट करता था जो कि आज इतना पढ़ना है, तो मेरा ट्राई रहता था कि इतना ही कंप्लीट करूंगा मैं। और ज्यादा कुछ टाइम रह जाए जो दिन का जो चैप्टर था कंप्लीट करने के बाद, तो मेरा जो डाउट था जो रिवीजन नहीं हुआ था, जो पार्ट मेरा कभी कभी छूट जाया था तो उसको रिवीजन करता था। अच्छा, और जैसे नीट में अपन देखो दिन भर पढ़ते हैं, कुछ ऐसी चीज करते थे, कोई हॉबी थी, या जब फ्री होते थे या मूड फ्रेश करने के लिए क्या करते थे प्रिपरेशन के दौरान? प्रिपरेशन में मैं म्यूजिक बहुत सुनता था, लेकिन मेरा पास एक ही मोबाइल फोन था तो इससे दो काम करना,
मुश्किल होता है। मुश्किल है। इसलिए मैं जब बाहर जाता था सुबह हम्म, टिफिन लेने के लिए मेस का कि और कुछ बाहर जाना था, इसके हम्म। लिए मैं थोड़ा घूम के आ जाता था, लेकिन वो सिर्फ आधा घंटा या 15 मिनट का ही था। और तुमने जो प्रिपरेशन है मम्मी पापा के साथ रह के करी कि कहीं बाहर से प्रिपरेशन की? मेरा जो प्रिपरेशन का पहला है जो ड्रॉप ईयर का सेकेंड ड्रॉप का फर्स्ट 3-4 महीना तो मेरा बाहर से था, लेकिन हम्म। उसके बाद कोविड लॉकडाउन की वजह से मैंने घर आया और घर हम्म। से प्रिपरेशन शुरू की। अच्छा, तो घर से प्रिपेयर करना ज्यादा अच्छा लगा तुम्हें कि बाहर ज्यादा पढ़ पाते हैं? कुछ ऐसा डिफरेंस आया कि दोनों तुम्हें सही लगा कि घर से पढ़ लो या बाहर से पढ़ लो? मुझे बाहर से पढ़ना अच्छा लगता था, क्योंकि बाहर से मेरा जो फुली टाइम है वो सिर्फ पढ़ने के लिए जा हम्म। रहा था, लेकिन जो घर में है वो डिस्ट्रक्शन बहुत होता था। लेकिन हम्म। जैसे कि खाने पीने का, कहीं बाहर घूमने जाने का, हम्म। दोस्त वगैरह आने का, इसलिए डिस्ट्रक्शन बहुत रहता था। लेकिन मेरा फैमिली मेंबर और मेरा यही टारगेट था कि जो डिस्ट्रक्शन है उसे ज्यादा से ज्यादा कम करना है। हम्म। हाँ। और लेकिन सूर्यकांत, बाहर कौन सी अच्छा बुरी था। आदत है तुमने जो नीट के वजह से तुम्हें छोड़नी पड़ी, कि तुम्हें समझ में आ गया कि अगर ये मेरी आदत रहती है तो मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा? तो कौन सी आदत ऐसी होगी जो तुमने छोड़ी है कि नहीं अब तो ये छोड़ना है? मेरा आदत ये था कि मैं पहला जो मैं मूवी बहुत देखता था, वो हम्म। आदत मैंने छोड़ी। और मैं जब किसी को कॉल करता था तो दोस्त की वगैरह तो बहुत सारे उसके टाइम बहुत टाइम उसके साथ फोन में बात करता था। हाँ। इसके लिए मैं कभी किसी को कॉल नहीं किया। जैसे हम्म। कि जिस काम के लिए फोन किया बस उसी के लिए ही हम्म। फोन करता था और बात करता था, इसके बाद और नहीं। मतलब गॉसिप करना छोड़ दिया ना कि तू क्या खा रहा है, मैंने ये मूवी देखी, ये करा, सब छोड़ दिया? हाँ। और सोशल हाँ। मीडिया यूज करते थे नीट के प्रिपरेशन में? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह? मैंने सोशल मीडिया तो नहीं था, लेकिन व्हाट्सएप मेरा था और टेलीग्राम मैंने इंस्टॉल की। जैसे कि कोई क्लास का लिंक या पीडीएफ मिलने के लिए मैंने टेलीग्राम यूज किया। आज तक हम्म। टेलीग्राम में कोई भी फ्रेंड नहीं है, सिर्फ चैनल के अलावा। हाँ। तो इसके बाद व्हाट्सएप मेरा था। व्हाट्सएप मैंने पहले इंस्टॉल किया था इस पढ़ाई के लिए, लेकिन उसके बाद बहुत सारे फ्रेंड जुड़ गए। हम्म। लेकिन व्हाट्सएप में भी ऐसा, क्योंकि हमारा जो डाटा सेलुलर पैक था जो हम्म। बेचते थे, व्हाट्सएप में ज्यादा खर्च हो जाएगा, इसके लिए हम व्हाट्सएप यूज करना भी बंद कर दिए। अच्छा। और देखो, ऐसा होता है कि बच्चा टेलीग्राम पे आता है क्लास की लिंक लेने, नोट्स लेने, पर इधर उधर ग्रुप्स में ऐड होके बातें करने लगता है, दोस्त बनाने लगता है। तो तुमने कभी ऐसे किसी ग्रुप में ऐड हुए बातें बातें करने वाले, कि सारे इन ग्रुप से बहुत दूर रहे कि हमें तो सिर्फ पढ़ना ही है? नहीं मैम, अभी तक की मेरा टेलीग्राम में सिर्फ 5 और 6 मेंबर है, जो कि चैनल ही है, सिर्फ पढ़ाई हम्म। के चैनल है, और कोई ग्रुप नहीं कि कोई फ्रेंड भी नहीं है हम्म। टेलीग्राम में। हम्म। तो और इतनी सारी चीजें जो हम नीट ड्यूरेशन में पढ़ते हैं, तो इसको याद कैसे रखें ना, किस कुछ कुछ चीजें भूलने में आ जाती है, तो उसको रिटेन कैसे रखा तुमने? हाँ मैम, ऐसा बहुत चीज है जो लगता है नहीं मैं भूल जा रहा हूँ। ऐसे भी बहुत टाइम लगता था कि जो मैं पढ़ा वो याद है कि नहीं। इसके लिए रिकॉल करना जरूरी है। मुझे ये लगता है कि हमने जो पढ़ा उसे जब भी हमारा दिमाग में आए, हम्म। सारे के सारे चीज रिलेटेड करना चाहिए। जैसे कि फिजिक्स में भी हम बायो को रिलेट कर सकते हैं, केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं। हम्म। जब हम केमिस्ट्री का मेडिसिन चैप्टर पढ़ते थे, जैसे कि कोई ड्रग्स वगैरह हम्म। आया, तो हम बायोलॉजी से रिलेट करते हैं। और हम्म। बायोलॉजी केमिस्ट्री को लेकर जो हमारा जो कॉम्बिनेशन है ड्रग्स की तरफ से, उसे याद करते थे, जो कि सारे चैप्टर रिलेटेड है। हम्म। और ऐसी कोई चीज है जो तुम तुम्हारे मतलब ऐसे छोटे भाई बहन को बताना चाहोगे कि अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जरूर करना, या ये तो बिल्कुल ही मत करना? ऐसा कुछ सजेशन है तुम्हारी तरफ से जो भी इस सेशन को देखेगा उसके लिए? हाँ, मुझे लगता है कि मॉक जरूर देना चाहिए। जो भी है टेस्ट है, ऑफलाइन का हो या ऑनलाइन का, जो भी जैसे प्रिपेयर करता है हम्म। उसे मॉक जरूर देना है। क्योंकि बहुत सारे मेरे भी ऐसे बहुत सारे दोस्त है जिनको लगता था वो मॉक नहीं देते, और कॉल हम्म। करके पूछते थे क्यों मॉक नहीं दिया। तो उन्हें लगता है नहीं सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, हम्म। मार्क कम आएगा तो घर वाले डांटेंगे, तो हम्म। वो घर वाले की डर के वजह से मॉक नहीं देते थे। हम्म। और ऐसे भी बहुत सारे मेरा दोस्त है जो रात भर मॉक के पिछले दिन ही पढ़ते थे, और हम्म। जैसे मॉक देने भी नहीं जा पाते थे क्योंकि हाँ। सो जाते थे। ये हम्म। भी होता था। इसके लिए मेरा ये मानना है कि
मॉक में मार्क जितना भी कम आए मॉक देना चाहिए। हम्म। मेरा ऐसा हुआ था लास्ट टाइम, तो मैंने इतना मॉक देना शुरू कर दिया कि मैंने फैमिली मेंबर को कोई भी बताया नहीं मॉक में कितना मार्क आया कितना मार्क नहीं। हम्म। ये तो है बेटा, सिलेबस मुझे लगता था कंप्लीट हो नहीं हो मॉक दो, है ना, मॉक दो, हो रहा है सिलेबस नहीं हो रहा है दो, मॉक देना और चाहिए। गलतियों से सीखो, यस। है ना, ऐसा करना चाहिए। और ये जो फिजिक्स का डर है ना, बच्चों को ऐसा लगता है कि फिजिक्स का क्वेश्चन सामने आ रहा है, अब हमसे बन ही नहीं रहा है, हम क्या करें, इस डर को कैसे भगाएं या फिजिक्स को कैसे अप्रोच करें? फिजिक्स का जो क्वेश्चन है, जैसे कि जो भी क्वेश्चन का न्यूमेरिकल पार्ट आता है उसे हम्म। सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका है कि उसे बार बार पढ़ना चाहिए। जैसे कि हमारे सामने कोई क्वेश्चन है, मैं मेरा स्टेट का उड़िया मीडियम से हूँ, तो हम्म। मुझे इंग्लिश का भी इतना अच्छे से नॉलेज नहीं, लेकिन हम्म। मैंने जब 12th की शुरुआत की तो मुझे इंग्लिश जानना पड़ा, इसलिए हम्म। मैं 11th के पहला ही मेरा कॉन्फ्यूजन था इंग्लिश के, मैंने क्वेश्चन समझ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था समझ। तो मेरा ये अप्रोच था कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या समझ आता है, जैसे कि क्वेश्चन को फ्रेज के तरफ डिवाइड कर लो और हम्म। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोलना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन कुछ कहता है, तो हर क्वेश्चन में कुछ चीजें जानने के लिए तो उसे पढ़ो। और जब भी 2 बार 3 बार पढ़ने के कुछ भी समझ नहीं है तो डाटा क्या दिया है उसे हम फिजिक्स में यूनिट के हिसाब से डाटा को अरेंज भी कर सकते हैं। तो पहले डाटा क्या दिया है लिख लो, और क्या पूछना चाहता है उसे लिख लो। तो एक जगह में सारी चीज लिख लो, इसके बाद सोचो कि क्या फॉर्मूला तुमको पता है कि कैसे ये सब रिलेट हो सकते हैं, इसके बाद उसे सॉल्व करो। अच्छा, और एक और चीज़ जो मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे फिजिक्स है, इसमें कैलकुलेशन तो मतलब हर एक एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन करते थे जब भी कुछ भी मॉक करते थे, या फिर कभी कभी बस ऐसे बैठे हैं कि कैसे सॉल्व किया, सॉल्यूशन देखते जा रहे हैं, क्या करते थे? इसका हो कि जैसे कि भी सॉल्यूशन देखने से नहीं होगा सॉल्व, मुझे ही लगता है, क्योंकि हर कैलकुलेशन करना चाहिए, जितना छोटी हो जितना भी बड़ी हो। जैसे कि पॉइंट का कैलकुलेशन होता है तो बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन उसे हम्म। करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे जो दोस्त थे कैलकुलेटर वगैरह यूज करते थे अपने पास रखकर, हम्म। लेकिन मुझे लगता था कैलकुलेटर यूज करने से हमारा जो दिमागी कैलकुलेशन करने का एबिलिटी वो धीरे धीरे खत्म हम्म। होता जा रहा था, इसके लिए मैंने कैलकुलेटर नहीं रखा मेरे पास। जो भी कैलकुलेशन होता था उसे करने के लिए मैं ट्राई करता था, चाहे जितना वक्त लगे, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन हमें ही अपने तरफ करना से है। करना है, कोई कैलकुलेटर वगैरह यूज तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए कैलकुलेशन करना चाहिए, छोड़ देने से कैलकुलेशन नहीं बनेगा, और कैलकुलेशन नहीं बनेगा तो आंसर भी नहीं आएगा। हम्म। तो बेटा ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं ना, जैसे कैलकुलेटर नहीं यूज करना, मॉक्स देना, बायो की एनसीईआरटी पढ़ना, रिपीटेड अपनी गलतियों से सीखना, ये छोटी छोटी स्टेप्स होती है ना जो एक सिलेक्शन में हमें कंट्रीब्यूट करती है। और सूर्यकांत, तुम्हारा जो पहला एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट करा होगा ना, तो पहली बार एक बार पूरा कोर्स कितने महीने पहले कंप्लीट हो गया था तुम्हारा नीट के? जो पूरे 3 महीने है पहले स्टार्टिंग का, जैसे कि दिसंबर से लेकर दिसंबर जनवरी फरवरी हम्म। से मेरा पूरे खत्म हो गया था, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा 11th और 12th का, क्योंकि मेरा एक ईयर ड्रॉप था, इसके लिए मुझे शायद याद था उसे हम्म। जस्ट रिपीट करना था मुझे, तो हम्म। खत्म हो गया था। इसके बाद मेरे मॉक देना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो हम्म। जो भी डिले हुआ एग्जाम में और जो जितना भी टाइम बचा मेरे पास, हम्म। तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। अच्छा, और तुम कितने घंटे क्लास अटेंड करते थे और कितना घंटा सेल्फ स्टडी करते थे? जब शुरुआत दिन में मेरा ये था कि क्लास अटेंड करो, जो गलती है उससे सीखो, और जो नया मिला जो थ्योरी पढ़ना चाहिए उसे पढ़ो। हम्म। लेकिन जो आखिर का 4 महीना था, 3 4 महीना, तो हम्म। मैंने जो नया चीज था, कुछ नया चीज जो बहुत जरूरी है सिर्फ हम्म। उसको सीखा। ज्यादा डीप में जाकर जो चीज एनसीईआरटी में नहीं है और शायद क्वेश्चन बहुत कम बार आई, 1 2 बार, हम्म। उससे जो थ्योरी मुझे नया सीखने को मिलता था मैं उसे नहीं पढ़ता था। जस्ट सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा देखकर छोड़ देता था, हम्म। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लर्न करने की वजह ये प्रॉब्लम होती है, जो पुरानी चीज जो कि जरूरी है हम उसे छोड़ देते थे। वो इसके भूलने लिए लग मैं जाते नया हैं। चीज ना छोड़ दिया। इसके लिए जो रिपीट क्वेश्चन आता था, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता था, जो कॉन्सेप्ट बार बार आता है, मैं हम्म। उसके ऊपर ही फोकस करता था।
अच्छा, और बेटा एक दिन भर का क्या शेड्यूल रहता था? जैसे तुम बताते हो कि तुम 6 है ना 6:30 तक शायद उठ जाते थे, है ना? फिर क्या करते थे? तुरंत पढ़ने बैठ जाते थे कि ब्रेकफ़ास्ट करते थे, कहीं वॉक पे जाते थे? क्या करते थे? ब्रश करने के बाद खाना तो इतना जल्दी नहीं होता था, इसके बाद ब्रेकफास्ट इतना जल्दी नहीं होता था। हुँ, इसके लिए पढ़ाई शुरू करते थे, तो 1 घंटे 2 घंटे पढ़कर 8:30 के बाद हमारा ब्रेकफास्ट होता था। हुँ, इसके बाद 9 बजे क्लास रहता था, हुँ, तो 9 बजे से क्लास करेंगे, तो 2 बजे से पहले जो टाइमिंग था, 2 से 5 हम खाना नहीं खाएंगे और हुँ, सोएंगे भी नहीं। तो हुँ, इसके वजह से कभी कभी वो मैनेज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हुँ, खाना 2:30 3 तक ही मिलता था, हुँ, लंच। इसके लिए वो मैनेज नहीं हो पाता, किंतु हम ट्राई किए हमारा जे कैसे उस टाइम में खाना नहीं खाएंगे, हुँ, लेकिन लंच का टाइम डिफर नहीं हो पा रहा था। और हुँ, उसके बाद खाना खाकर कुछ आधा घंटे के पहले हम घूम आते थे कहीं पे, इसके बाद हुँ, फिर से पढ़ाई शुरू करते थे। और जो हुँ, 4 से 6 तक की टाइम होता था, तो उसमें हमारा जो गलतियां होता था उसको हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए, दोबारा जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको सॉल्व करते हैं। हुँ, इसके बाद शाम में थोड़ी टाइम लेते हैं आधा घंटे से, उसके बाद फिर से पढ़ाई करते थे। और हुँ, रात 10:30 से पहले, 10 के 10:30 के बजे से खाना हो जाता था रात का। इसके बाद पढ़ाई करके 11:30 तक हम सोने जाते थे। जो हुँ, 11 से 11:30 जब क्लास नहीं होता था, हुँ, 11 से 11:30, तो हमारा क्या होता कि पूरे दिन में हम जो बायोलॉजी का क्लास किया, उसका जो भी गलत हुआ वो हुँ, सारे चीज को नोट डाउन करते थे। हर हुँ। टॉपिक वाइज नोट डाउन करते थे कि क्या क्या गलत हुआ। तो तुमने एक कॉपी बना रखी थी और टॉपिक वाइज़ उसमें ऐसे लिखना शुरू कर दिया कि इस टॉपिक में ये गलत हुआ, उस टॉपिक में ये गलत हुआ। तो इसको फिर कितने दिनों में रिवाइज़ करते थे इस कॉपी को? कॉपी का जो था, हम कोई एक्स्ट्रा कॉपी नहीं बनाते थे। जो हुँ, गलत होता था, जो शॉर्ट नोट बनाए थे, उसके साइड में हम सभी जो टॉपिक थे, हर पेज में हम कुछ कुछ जगह छोड़ते थे, हुँ, स्पेस छोड़ते थे। जो भी गलत होता था, हुँ, जो भी पेज में गलत होता था, जैसे हुँ, कि हम एक जगह में हम मॉर्फोलॉजी का कोई एग्जाम्पल लिखे और हुँ, गलत जो हुआ वो एग्जाम्पल का भी गलत हुआ, तो हुँ, हम उसके साइड में लिख लेते थे। और हुँ, अलग कलर की इंक का पेन यूज करते थे, जैसे कि हम पता चले कि ये गलत है, चीजें हुँ। हमारे से गलत हुई थी। इसके लिए जो उसके तरफ से ज्यादा उसको पढ़ना चाहिए, हाँ, और ऐसे मैंने करते थे। सूर्यकांत एक चीज़ हमेशा ऑब्ज़र्व करी कि भले ही सुबह 9 बजे की मॉक हो तुम उसमें भी रहते थे। 1 बजे जब हम वन डे वन चैप्टर करते थे तुम उसमें भी रहते थे। प्लस पे कोई मॉक होती थी तुम उसमें भी रहते थे। रात को 10 वाली मॉक में भी रहते थे, है ना? और सुबह उठ के तुम आ ही जाते थे। तो कभी ऐसा नहीं करता था मन कि आज सुबह नहीं उठते हैं, है ना? छोड़ो आज सो जाते हैं। तुम तो हमेशा प्रेज़ेंट थे, तो अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे कि नहीं उठना ही है मुझे तो, करना ही है क्लास अटेंड? जो उठने की है, क्लास रहे या ना रहे, अभी तो क्लास भी नहीं है, अब हुँ, ठंड की मौसम चल रही है। लेकिन हाँ। अभी का भी वो टाइम फिक्स है, 6 से 6:30 में उठ जाते हैं हम, क्योंकि घर में गांव में सारे लोग उठ जाते हैं। हुँ, 6:30 तो बहुत हो गया, क्योंकि लोग 5:30 बजे से भी उठ जाते हैं। हुँ। इसके लिए घर लोग सोने भी नहीं देंगे, तो इसलिए मतलब ये वो तुम्हारी आदत बन बचपन गई से है। ही आदत है कि सुबह 6:30 उठ ही जाना है। ये यस मैम। बहुत अच्छी आदत है ना, वो सूर्यकांत सोचो इतनी सुबह अभी बच्चे अब आलसी करने लग गए हैं ना, सुबह क्लास होती है 9 बजे या 8 बजे तो अरे मैम इतनी सुबह क्लास मत रखो ठंड में, हम उठ नहीं पाएँगे। पर ये थोड़े-थोड़े से सैक्रिफाइसेज़ है ना? और थोड़ा-सा आपको अपना रूटीन जैसे आप नीट का प्रिपरेशन करते हो, 1 साल करते हो, जो आपकी लाइफ़ के आगे के 40 साल चेंज कर देता है। तो 1 साल तो भले ही आप यस मैम। बचपन से नहीं उठ रहे हो, उस टाइम तो आपको उठना चाहिए, सैक्रिफाइस करना चाहिए, क्योंकि शायद आज की मेहनत है जो आपके लाइफ़ के आगे 40 इयर्स को बिल्कुल चेंज कर देगी, है ना? फिर स्ट्रगल कम हो जाता है। और सूर्यकांत और कोई चीज़ है जो तुम बताना चाहते हो कि नहीं ऐसा कर लेना या ऐसा तुम्हें लगता है कुछ कमी रह गई थी तुमसे, कुछ गलती रह गई थी क्या? ऐसी भी कोई चीज़ थी कि तुम्हें लगता है कि नहीं ये ऐसा और कर लेना था? ऐसा बहुत चीज है, जैसे कि जब भी कोई क्वेश्चन का मौका अटेंड करना हो, जो हुँ, गलत है उस चीज को कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि बहुत चीजें
एग्जाम में जो भी गलत होता था उसे हुँ, रिवाइज करने के बाद वो गलती जैसे ना हो, जैसे कि गड़बड़ हो जाता था सारे एग्जाम के 720 का पेपर अटेंड करने से 4-5 क्वेश्चन का गलत ऐसे जो नहीं होना चाहिए हुँ, वो हो जाता था, उससे कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि हर स्टूडेंट का ऐसा ही होता है जो नीट में 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जा रहा था, शायद कुछ नेग्लेक्ट वजह से, उससे कंट्रोल करना चाहिए। हुँ। और जैसे प्लांट फिजियोलॉजी एक यूनिट है अपनी बायो की, ये डिफ़िकल्ट लगती है, तो तुमने इसको कैसे अप्रोच किया? हर थोड़े दिन में रिवाइज़ करते थे या इसका क्या मतलब तुम्हारा अप्रोच रहा प्लांट फिजियोलॉजी को पढ़ने का? प्लांट फिजियोलॉजी डिफिकल्ट मुझे लग रहा था, लेकिन मेरा फास्ट ड्रॉप ईयर में, क्योंकि मैंने कभी अच्छे से पढ़ा नहीं उसको। हुँ, जैसे कि मैंने हर टॉपिक को पहले जो शुरुआत की तो हर हुँ, टॉपिक पढ़ा, लेकिन दो ही चैप्टर थे, जैसे कि फोटोसिंथेसिस थे और रेस्पिरेशन इन प्लांट था। हुँ, वो चैप्टर मुझे लगता था कि नहीं होगा मेरे से, लेकिन हुँ, उसके बाद जो हर कोई डायग्राम है कि उसका जो भी रेस्पिरेशन का स्कीम है जो भी है उसको हुँ, मैंने फिगर अपने आप से बनाया और 3-4 बार एक दिन में रिवीजन किया और नोट डाउन भी किया। हुँ, इसके बाद पूरे सीरीज याद हो गया। तो हुँ। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का जो सीरीज है, जैसे कि जेड स्केम है, तो ऐसे सारे रिएक्शन याद हो जाएगा तो पूरा टॉपिक इजी हो जाएगा। और सूर्यकांत जब भी अपन नीट का प्रिपेयर करते हैं, तुम्हारी लाइफ में भी डेफ़िनेटली कोई ऐसा रहा होगा, जो है ना मोटिवेट भले ही ना करे कि भैया तुम पढ़ो, तुम बहुत अच्छा पढ़ो, तुम सक्सेसफुल होगे। पर कुछ लोग होते हैं ना जो डीमोटिवेट करते हैं, "अरे! क्या ड्रॉप ले लिया तूने? कोई ड्रॉप लेना था क्या? तुम्हारा तो लास्ट टाइम कोई एग्ज़ामिनेशन भी क्लियर था ना सूर्यकांत? ऐसा नहीं बोला किसी ने कि वही लो तुम तो छोड़ो ये नीट-वीट।" ऐसा बहुत सारे थे, जैसे कि तुम क्यों कर रहे हो, फिर से एक साल ड्रॉप लोगे, ज्यादा टेंशन लगेगा, ड्रॉप हुँ, से क्लियर होगा या नहीं, हुँ, वो ज्यादा दिक्कत बोलती है। लेकिन मेरा मुझे लगता था कि जो पिछले साल था वो 3-4 मार्क से मेरा नहीं हुआ था, इसके लिए हुँ, मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, इस हुँ, बार तो मैं जरूर क्लियर करूंगा। और हुँ, मुझे ये टेंशन नहीं थी कि मेरा जब नहीं होगा मैं क्या करूंगा, लेकिन मुझे लगता था मैं जो पढ़ाई करता हूँ वो जरूरी है, मुझे सीखना चाहिए, वो सीखना जरूरी है। मैं डॉक्टर बन पाऊंगा या नहीं, नीट क्लियर होगा या नहीं, ठीक है, नहीं होगा तो मैं कुछ और कर लूंगा, लेकिन मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। एक ईयर ड्रॉप लिया वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। हुँ। तो तुम अगर डॉक्टर नहीं बन पाते तो तुमने कुछ मन में ऐसा सेकंड ऑप्शन सोचा था क्या कि अगर नीट क्लियर नहीं हुआ तो मैं ये करूँगा? मुझे लगता है कि हमेशा प्लान ए से प्लान बी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्लान ए सक्सेस तुम्हें मिल जाएगा तो सारे के सारे उसके आगे क्या करना है वो सारे अपने आप बन जाएगा। हुँ, और वो जो जैसे कि सक्सेस बनने के बाद क्या सेलिब्रेट करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये हुँ, सब तो अपने फैमिली मेंबर और जो बाहर वाले हैं वो बता लेंगे। लेकिन नहीं होगा तो क्या करना है वो बहुत जरूरी है, उससे हुँ, पहले सेट करना चाहिए। जैसे हुँ, प्लान हुई, तो मेरा प्लान भी यही था कि ठीक है मैंने कोई कोर्स जैसे कि एग्रीकल्चर ज्वाइन कर लूंगा, जैसे कि वेटनरी साइंस ज्वाइन कर लूंगा। हुँ, ठीक है, तो मैं ज्वाइन करने के बाद उसे जो मैंने पढ़ा है नीट के प्रिपरेशन के थ्रू उसे हुँ, वेस्ट होने नहीं दूंगा। तो मैं मेरा वेटनरी के एग्रीकल्चर करने के बाद मुझे जो टाइम मिला मैं जैसे कोई ऑनलाइन सोर्स में पढ़ाऊंगा, हुँ, जैसे कि कोई कोचिंग में ज्वाइन हो जाऊंगा, इसके लिए हुँ। मेरा था प्लानिंग। इसीलिए तुमने शायद एक-एक टॉपिक को इतने अच्छे से समझा कि क्या पता मुझे लाइफ में कभी फ्यूचर हाँ, में किसी को समझाना पड़ जाए, तो मुझे भी वो चीज़ बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मुझे लगता है कि जब कोई क्वेश्चन मैं जब कोई टॉपिक पढ़ता हूँ तो अपने आप से ही क्वेश्चन करता हूँ कि मुझे एक बच्चा पूछेगा तो क्या पूछेगा, उसका हुँ, दिमाग में कौन सा सवाल आएगा जो मुझे हुँ, पूछेगा। इसके बाद मैं अपने आप में सवाल क्रिएट करता था और उसका जवाब खुद बनाता था हुँ। और टेस्ट करता था कि वो मैं जो जवाब बनाया वो ठीक है या नहीं। तो मेरे हिसाब से भी ये चीज़ तो है कि जब आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ते हो, बहुत मन लगा के पढ़ते हो और सारे डाउट क्लियर करते हो ना, तो अपने आप ही आपका एग्ज़ाम अच्छा जाता है, अपने आप ही नीट क्लियर होती है। डर के, है ना, बस इधर-उधर की सोर्सेज़ पढ़ने से और परेशान होने से सिलेक्शन नहीं होता। एक टॉपिक उठाओ, उसे बहुत प्यार से अच्छे से करो, 10-15 दिन बाद उसको रिवाइज़ करो, 2 महीने बाद फिर रिवाइज़ करो। ऐसे कर के अगर आप आगे बढ़ते जाओगे, तो डेफ़िनेटली आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, है ना? आपके कांसेप्ट्स भी क्लियर होंगे। मतलब ऐसा है ना कि आपका अगर आपको क्लियर है कांसेप्ट तो डेफिनिटली आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए
किसी भी एग्जामिनेशन का, भले ही वो नीट हो या आप किसी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन के लिए एम कर रहे हो, किसी नर्सिंग के एग्जामिनेशन के लिए, पर अगर जो भी सिलेबस है आप उसको अच्छे से कवर करते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। बहुत सारे बच्चे आधा टाइम तो प्रेशर और टेंशन में ही वेस्ट कर देते हैं कि नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं बन रहा है। इससे जगह ऐसा नहीं है कि बैठ के पढ़ना शुरू करें या क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू है ना। मोस्टली टाइम इसी में वेस्ट हो जाता है कि हमसे तो फिजिक्स बनता ही नहीं, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, उसी में एक दो दिन इंसान निकाल देता है इधर उधर। अब शुरू करो, है ना। वंस यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स, है ना, वंस यू स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स, भले ही कितना भी टाइम लग रहा है। जैसे सूर्यकांत बताता है कि पहली बार जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा तो समझ भी नहीं आया और टाइम भी बहुत लगा, है ना। अगर ये भी बोलना शुरू कर देता कि मुझसे तो नहीं हो रहा, मैं तो छोड़ दूंगा प्लांट फिजियोलॉजी, तो परेशान होता रहता। पर उसने उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ा, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया, है ना, जल्दी उठ के या अपने दूसरा टाइम टेबल में से निकाल के, और इस तरीके से चीज़ों को कंप्लीट किया। तो सूर्यकांत काफ़ी अच्छी चीज़ है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे जो भी वीडियो देख रहा है उससे शेयर करना चाहूँगी। अभी 2 दिन पहले सूर्यकांत से मेरी बात हुई, तो सूर्यकांत ने एक बहुत अच्छी बात बोली है ना, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सूर्यकांत से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जो तुम सक्सेसफुल हुए हो, नीट क्लियर हुई है, तो इसके पीछे मतलब किसका हाथ है ना, किसको तुम क्रेडिट देना चाहोगे। तो सूर्यकांत ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जब भी हम कोई एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं या जब भी हमारे साथ लाइफ में कुछ अच्छा होता है, तो हम शायद एक को उस चीज़ का क्रेडिट नहीं दे सकते, है ना। मम्मी पापा का भी एक अलग ही रोल होता है कि उन्होंने हमको इस लायक बनाया कि हम इस एग्जामिनेशन में अपीयर कर पा रहे हैं। और छोटी-छोटी चीज़ों जिनका रोल है, वो तो शायद हम कभी एप्रिशिएट ही नहीं करते, है ना। टीचर्स का कर देते हैं कि टीचर्स ने हेल्प की, पेरेंट्स की हेल्प कर नाम ले लेते हैं, और कभी-कभी दोस्तों का। पर सूर्यकांत ने कितनी अच्छी बात बोली कि मैम जिस मेस में मैं खाना खाता था, है ना, वो टाइम पे मुझे खाना दे देते थे और इतना अच्छा खाना बनाते थे कि मैं पढ़ भी पाता था। तो मतलब उनका भी कहीं न कहीं मेरी सक्सेस में कंट्रीब्यूशन रहा है। तो सो मेनी थिंग्स अराउंड अस आर हेल्पिंग आउट, है ना, अस टू रीच द वे। तो वी शुड बी लाइक थैंकफुल टू ऑल दी थिंग्स अराउंड अस, है ना। तो अगर हम इसी पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ चीज़ों को करेंगे, है ना, खुश रह के पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और हर चीज़ को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को इक्वली टाइम देंगे और अपने डाउट्स को टाइम टू टाइम क्लियर करेंगे। अब तो कितनी सारी फैसिलिटीज़ है ना टू गेट योर डाउट क्लियर्ड। अपनी मिस्टेक से पढ़ेंगे, अभी बस थोड़ा टाइम है जब फोकस होना ज़रूरी है ना। अगर अभी टाइम पर उठ जाते हो, दिन का मैक्सिमम टाइम पढ़ाई में लगा देते हो, तो दिस इज़ गोइंग टू चेंज योर कमिंग 40 ईयर्स। और आगे के 40 साल अगर सुधारना है, तो 1 साल अगर हम जल्दी उठ भी जाते हैं, मेहनत कर भी लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, कुछ हमारे जो शौक है कि हाँ मूवी देखना है, गाने सुनना है, या बाहर घूमने जाना है, या इंस्टाग्राम चलाना है, उसको थोड़ा सा अगर हम कुछ महीनों के लिए कंट्रोल कर लेते हैं, एंड इफ दिस इज गोइंग टू ब्रिंग सो मच ऑफ हैप्पीनेस, देन वाई नॉट, है ना। तो उसको कर लेना चाहिए और बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो सूर्यकांत, थैंक यू सो मच, एंड आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड योर फैमिली ऑन दिस ब्यूटीफुल ओकेजन ऑफ योर सक्सेस, है ना। अब जल्दी से तुम्हें कॉलेज अलॉट हो, तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी वो। एंड बाकी सभी लोगों को बोलना चाहूँगी कि बस पढ़ना शुरू करो, है ना बेटा। फिजिक्स का और केमिस्ट्री का डर, जैसे सूर्यकांत का थोड़ा सा अपोजिट केस था ना, इसको बायो से डर लगता था, बच्चे को फिजिक्स केमिस्ट्री से लगता है, इसे बायो से लगता था, इसीलिए ये बायो को ज़्यादा टाइम देता था। पर जिसका फिजिक्स और केमिस्ट्री प्रॉब्लम है, फिर वो फिजिक्स केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, है ना। बच्चा थ्योरी पढ़ रहा है 60 पेज फिजिक्स की, एक बार पढ़ लो, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, फिर सिर्फ फॉर्मूला और उन पॉइंट्स को पढ़ पढ़ के क्वेश्चंस को अप्रोच करो। बहुत सोचो, नहीं बन रहा है क्वेश्चंस, फिर किसी की हेल्प लेने लग जाओ, पर सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, इंस्टेड ऑफ रीडिंग एज मच एज थ्योरी एज यू कैन। ठीक है, तो थैंक यू सूर्यकांत फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। और अब नीट 22 का एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आएंगे कि बायो को कैसे अप्रोच करना है और बाकी सब्जेक्ट्स को कैसे अप्रोच करना है। कुछ बोलना चाहते हो सूर्यकांत? इसमें मेरा यही बोलना था कि बहुत सारे स्टूडेंट है जो घर से बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो हम्म। भी बहुत है जो घर में रहकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन इससे भी बहुत प्रॉब्लम होता है, जैसे कि प्रिपरेशन में टाइम, जैसे कि मॉक में कम मार्क आ रहा है, कुछ चीज बन नहीं रहा है, क्वेश्चन बन नहीं रहा है। इसके लिए मुझे लगता है जब भी दिमाग में कोई बुरी चीज आए, जैसे नहीं बन रहा है, क्या करना है, छोड़ देना चाहिए, तो हम्म। मुझे लगता है पेरेंट्स से कि जो अपने जो टीचर है जिनके साथ आपको बात करने में अच्छा लगता है, उनसे बात कर लाना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम होगा उनसे शेयर करना चाहिए।
हुँ। क्योंकि पेरेंट्स और टीचर जो भी है उनके पहले प्रॉब्लम करने शेयर करने पर डांट पड़ेगी, लेकिन उसके बाद वही उसका प्रॉब्लम का हल निकालेंगे। ये भी लेकिन सही ये बात ठीक है। है, लेकिन उसको ज्यादा सोचकर दिमाग में ज्यादा लाकर क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या कर पाएंगे नहीं, हुँ, इसके थोड़ा मेरा बहुत सारे ऐसे दोस्त है जिन्होंने नहीं हो नहीं पाएगा, बहुत सारे छोड़ दिए भी हुँ। प्रिपरेशन करना। लेकिन ऐसा नहीं, पेरेंट्स से बात करना चाहिए, और जो भी अपना जिसको आप आइडियल मानते हैं उनके उनके साथ बात करना चाहिए कि कैसे करा जाए, क्या करने से अच्छा सा होगा, ये बात करना जरूरी है। सही बात है। ये भी बिल्कुल एग्रीड है कि जो अपने पेरेंट्स होते हैं, वो टीचर्स होते हैं ना बेटा, ये हमेशा आपका अच्छा ही सोचेंगे। ये हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे, है ना? योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स विल नेवर सजेस्ट यू टू क्विट कि छोड़ो तुम तो पढ़ाई करो, ना? एक बार हो सकता है कि कोई दोस्त बोले छोड़ तू तो, है ना? अब आधा रास्ता तुम आ गए हो, है ना? मम्मी-पापा हमेशा क्या समझाते हैं कि अब इतनी तो मेहनत कर ली है, भले ही अभी तक कुछ गलतियाँ रह गई हैं, अभी भी टाइम है ना? मेहनत करके अपना बेस्ट दे दो। होता है नहीं होता ये सब बात का वो है ना, कंसर्न। लेकिन अभी अपना बेस्ट देना अभी अपने हाथों में है। तो स्टे मोटिवेटेड, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू।